Hey everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। गांधी जी ने मई 1942 में लिखा। यदि यह बहुत अधिक है तो उसे अराजकता पर ही छोड़ दो। यह व्यवस्थित व अनुशासित अराजकता चली जानी चाहिए, और यदि पूर्ण अराजकता आती है तो मैं इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हूं। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला लेकर पार्टी को अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया। 8 अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट अथवा ऑगस्ट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत में इस आंदोलन को शुरू करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा सभी प्रकार के फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा करने, ब्रिटिश वापसी के बाद भारत की एक प्रांतीय सरकार बनाने तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी देने का भी संकल्प लिया गया। गांधी जी ने सरकारी सेवकों को निर्देश दिया कि वे इस्तीफा न दें, बल्कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिकों से यह कहा गया कि वे अपने हमवतन लोगों पर गोली न चलाएं। विद्यार्थी यदि आश्वस्त हों तो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। किसानों से उनका यह अनुरोध था कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो उन्हें आपसी सहमति से लगान देना चाहिए, और यदि जमींदार सरकार समर्थक है तो लगान का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। रियासतों को जनता का समर्थन करने और अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए कहा गया, जबकि उनकी प्रजा को यह सलाह दी गई कि शासक का समर्थन तभी करें जब वह सरकार विरोधी हो और खुद को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करे। गांधी जी ने अब प्रसिद्ध उपदेश करो या मरो या फिर डू और डाई का पालन किया। गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह, संगठनात्मक सुधार और लगातार प्रचार अभियान के माध्यम से सावधानी से गति का निर्माण किया था, परंतु सरकार कांग्रेस के साथ बातचीत करने या आंदोलन के औपचारिक रूप से शुरू होने की प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं थी। 9 अगस्त 1942 के तड़के एक ही झटके में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया था। भारत के रक्षा अधिनियमों के नियम 56 के तहत सार्वजनिक सभाओं की सभा निषिद्ध थी। स्थापित नेताओं के हटने से युवा और उग्रवादी तत्व अपनी पहल पर कार्य कर रहे थे। समय की संवेदनशीलता को समझते हुए युवा अरुणा आसफ अली, जो तब तक उपेक्षाकृत अज्ञात थी, उन्होंने 9 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की और झंडा फहराया। हालांकि देश के सभी उच्च वर्गीय नेता बंधक बनाए जा चुके थे, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। आम जनता ने सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया और सार्वजनिक भवनों पर जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराए। सत्याग्रहियों ने खुद को गिरफ्तार करने की पेशकश की। पुलों को उड़ा दिया गया, रेलवे ट्रैक हटा दिए गए और टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बिजू पटनायक जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। भूमिगत गतिविधि का यह चरण हथियारों और गोला बारूद के वितरण के लिए कमांड और मार्गदर्शन की एक पंक्ति प्रदान करके लोकप्रिय मनोबल बनाए रखने के लिए था। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन
सही मायनों में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। इन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में हड़ताल पर जाकर जुलूसों में भाग लेकर अवैध समाचार लिखने और वितरण करने और भूमिगत नेटवर्क के लिए कोरियर के रूप में कार्य करके जवाब दिया। महिलाओं, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज की लड़कियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसमें सुचेता कृपलानी और उषा मेहता शामिल थी। मजदूर हड़ताल पर चले गए और उन्हें दमन का सामना करना पड़ा। आंदोलन के केंद्र में सभी वर्गों के किसान थे। कुछ जमींदारों ने भी भाग लिया। इन किसानों ने अपने आक्रमण को सत्ता के प्रतीकों पर केंद्रित किया और जमींदार विरोधी हिंसा का पूर्ण अभाव था। सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के परिणाम स्वरूप सरकारी वफादारी का शरण हुआ। मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय देकर मदद की। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई थी। यद्यपि मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था, परंतु दमन गंभीर था। आंदोलनकारी भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और फायरिंग भी की गई। प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। सेना ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माना लगाया गया और कई गांवों में बड़े पैमाने पर कोड़े मारे गए। अंग्रेजी हुकूमत ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का समय लग गया था। आंदोलन ने इस सच्चाई को स्थापित कर दिया था कि भारतीयों की इच्छा के बिना भारत पर शासन करना अब संभव नहीं था। एक दमनकारी शाही आदेश से तत्काल स्वतंत्रता का वादा करके भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता के बारे में उनकी अलग अलग धारणाओं के बावजूद भारतीय आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की कल्पना पर कब्जा कर लिया था। सहजता का तत्व पहले की तुलना में अब अधिक था। हालांकि कुछ हद तक लोकप्रिय पहल को नेतृत्व द्वारा ही मंजूरी दी गई थी, निर्देशों की सीमाओं के अधीन। साथ ही कांग्रेस लंबे समय से वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से संघर्ष की तैयारी कर रही थी। महान महत्व यह था कि आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के तत्काल एजेंडे पर स्वतंत्रता की मांग उठाई। भारत छोड़ो के बाद अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।